हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं बायोमोलिक्यूल्स का। इस सेशन में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया, एंजाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट कैसे डालते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा के। तो इस सेशन में हम वो रीजन देखने जाएंगे या एक तरीके से एक ऐसा कंसेप्ट सीखने जाएंगे जिसके बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों किसी केमिकल कन्वर्जन या कोई केमिकल रिएक्शन में एंजाइम उसकी रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देता है। तो आज के सेशन में हम उस रीजन के बारे में या उस कंसेप्ट को सीखेंगे जिस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एंजाइम किसी केमिकल कन्वर्जन की रेट को एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब इस टॉपिक के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एंजाइम काम करता है, व्हाट इज द एक्शन, या फिर वो कैसा नेचर है एंजाइम का जब किसी रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। तो अब पहले हम रीजन देखेंगे कि किस वजह से वो कन्वर्जन की रेट हाई कर देता है, और फिर हम ये देखेंगे किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सेशन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो सारी बातें समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल कन्वर्जन, या हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। क्लियर है? हाँ या ना? तो सुनना क्या, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। तो भाई ये कंसेप्ट सीखने से पहले एंजाइम्स के बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं, तो वो सुनना जरा। क्या, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। सिंपल सी बात, इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं। क्या आपको मैंने बताया एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, और प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सब मिलते हैं। तो एंजाइम के टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इनफोल्डिंग्स हो जाती है उसकी प्रोटीन की चेन की। क्लियर है? और वो इनफोल्डिंग्स क्रिएट करती हैं एक्टिव साइट्स। क्या क्रिएट करती हैं? एक्टिव साइट्स। ये बता चुका हूं इसका कंसेप्ट। और इसी एक्टिव साइट पे जाके सबस्ट्रेट जुड़ता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है। तो वही कंसेप्ट है, एक्टिव साइट का कंसेप्ट तो बता ही चुका हूं ना मैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो उस कंसेप्ट की यहां पर हेल्प लगेगी, तो आगे सुनिएगा। क्या, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर कोई भी केमिकल या कोई मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा होगा उसे हम एक रिएक्शन से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो सुनना जरा। क्या, द केमिकल which is converted into a product is called a substrate। तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख दे रहा हूं। मान लो कोई है, एक सबस्ट्रेट है, ये रिएक्ट करके कन्वर्जन होके इसका प्रोडक्ट बन गया इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ई। क्लियर है? ई क्या है? एंजाइम है। तो एक मैंने मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन लिख दी जिसमें एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो वही लिखा है, एक केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। तो किसी मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और रिप्रेजेंट मैंने एस से कर दिया है। क्लियर है? हाँ या ना? तो डेफिनेटली यही सबस्ट्रेट वो ऐसा सब्सटेंस है जो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके बैठेगा, तो वही लिखा है, हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। क्या, तो जैसा कि हमें पता है एंजाइम के ऊपर ही जाके सबस्ट्रेट बैठा है, और एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है जिसके पास 3D स्ट्रक्चर है टर्शरी, जिसमें एक्टिव साइट बनी हुई होती है, तो वही लिखा है, हेंस एंजाइम कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। तो असल में इस रिएक्शन में यही वो एंजाइम है या यही वो प्रोटीन है जो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देती है। और ये एंजाइम और कुछ नहीं, एक 3 डायमेंशनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। तो सिंबॉलिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस रिएक्शन को, तो S कन्वर्ट्स इनटू P इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम E, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम E। तो यहां पर केवल आपको सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की रिएक्शन दे रखी है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है? तो अब यहां से सिंपल सी बात है, एक बात तो क्लियर है, तो असल में ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ही कोई ना कोई कनेक्शन है जिस वजह से ये रिएक्शन तेज हो गई है, इसकी रेट बहुत ज्यादा हाई हो गई है। क्लियर है? तो वही लिखा है, इट इज नाउ अंडरस्टूड that the substrate S has to bind the enzyme at its active site। तो
अभी तक ये डेफिनेट कंडीशन अब आ गई, क्या इस सबस्ट्रेट को क्या एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट है उनमें जाकर बाइंड होना पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो वही बोल रहा हूं, तो अभी तक ये कंफर्म हो जाएगा अब इस स्टेट से कि जो सबस्ट्रेट है एस, उसको एंजाइम की एक्टिव साइट से जाकर बाइंड होना ही पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी जल्दी। क्लियर है? तो वही लिखा है, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड the enzyme at its active site within a given cleft or a pocket। cleft मतलब उठा हुआ पार्ट, pocket मतलब छोटा वाला पार्ट। जैसे सपोज करो कोई स्ट्रक्चर है, ये आपका नॉर्मल एक सॉलिड ब्लॉक बना दे रहा हूं, ये मान लो एंजाइम है। क्लियर है? तो इसमें क्या पॉकेट्स क्रिएट हो जाती है, क्या क्रिएट हो जाती है? पॉकेट्स। और कहीं कहीं पे क्लेफ्ट क्रिएट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे क्लेफ्ट क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है? तो इन पॉकेट्स या इन क्लेफ्ट के ऊपर जाकर ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। एक ऐसी रफ डायग्राम बना दी है मैंने, हाइपोथेटिकल डायग्राम। क्लियर है? अगर हम माने से एंजाइम, तो इसकी एक पॉकेट बना देते हैं हम लोग। मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने नॉर्मल सा, ठीक है ना। और अगर कोई पॉकेट दिखानी है तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर निकाल दो ऊपर से, तो ये पॉकेट हो गई और ये क्लेफ्ट हो गया। तो इस क्लेफ्ट या पॉकेट से, और ये पूरा कौन है? एंजाइम है। तो इसी क्लेफ्ट या पॉकेट, यही होती है एक्टिव साइट्स, इन्हीं से जाके ये सबस्ट्रेट बाइंड अप हो जाता है। इन्हीं एक्टिव साइट से जाके सबस्ट्रेट बाइंड अप हो जाता है, तो जिससे उसकी रिएक्शन में तेजी आ जाती है। चले आगे, तो वही लिखा है, तो द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। तो जब बाइंड होना तो सबस्ट्रेट को डिफ्यूज होकर इसके पास आना ही पड़ेगा बाय डिफ्यूजन। सॉलिड का भी होता है बेटा डिफ्यूजन। क्लियर है? अब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट लिक्विड स्टेट में, तो डिफ्यूज होके उसे इसकी एक्टिव साइट के पास पहुंचना पड़ेगा। क्लियर है? देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही सबस्ट्रेट जाएगा इस एंजाइम की पॉकेट या एक्टिव साइट पे, तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा? अभी सबस्ट्रेट जुड़ गया आगे। कौन जुड़ गया बेटा आगे? सबस्ट्रेट। क्लियर है? एक ही जगह से जुड़ेगा एक बार में। तो अब इस एक्टिव साइट में आगे कौन जुड़ गया? सबस्ट्रेट। और अपन अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? तो ये कंडीशन आ गई। तो वही बोल रहा है क्या, अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सबस्ट्रेट को जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होना पड़ेगा। और जैसे ही ये कैसे बाइंड होगा? जब इस एक्टिव साइट पर पहुंचे, और ये पहुंचने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है? डिफ्यूजन। तो सबस्ट्रेट डिफ्यूज होकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर पहुंचता है, वहां पर जाके वो इसके साथ बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स, ऑब्लिगेटरी मतलब एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक बिल्कुल बढ़िया तरीके का कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें ई का मतलब होता है एंजाइम, एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, तो इसीलिए नाम बोल देते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। अभी प्रोडक्ट नहीं बना, प्रोडक्ट बनने की प्रोसीजर में। तो इस रिएक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो सबस्ट्रेट गया एंजाइम के पास, उसकी एक्टिव साइट पर कैसे गया? डिफ्यूजन से गया। और जैसे ही पहुंचा वहां पर एक इन्होंने मिलके क्या, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसमें ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, जिसमें ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम। क्लियर है? और ये सबस्ट्रेट या ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा देर तक यहाँ पर ऐसे ही स्टेट में नहीं रहता। तो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, चेंजेबल फिनोमेना है जो चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ? इनिशियली हम लोग यही तो बोल रहे हैं, एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब इसका पूरा मैकेनिज्म लिखूंगा, तो सबसे पहला स्टेप में सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेप आया अभी ये। क्लियर है? और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है, मतलब इसमें चेंजेस हो रहे होंगे, ये फिक्स फिनोमेना नहीं है। अगर बन गया ऐसा नहीं कि रिएक्शन खत्म हो गई, अभी चल रही है रिएक्शन, तो एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। वही लिखा है, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। और ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। और जिस दौरान में ये सबस्ट्रेट बैठा हुआ है एंजाइम के एक्टिव साइट में, इस दौरान में सबस्ट्रेट में चेंजेस आ जाएंगे, सबस्ट्रेट में चेंजेस आ जाएंगे और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। क्या में? ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो उस दौरान में जब तक ये, या जब उस टाइम पे जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम एक साथ जुड़ गए हैं और इन्होंने क्या बना लिया है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक है ना? तो
इस सबस्ट्रेट ने इस दौरान जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आया होगा और इसने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर ली होगी, अभी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बैठे बैठे। क्लियर है? और ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही लिखा है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट में आया और फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी कॉम्प्लेक्स ही बना हुआ है, अभी भी कॉम्प्लेक्स ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉम्प्लेक्स है। ट्रांजिशन स्टेट हम दिखाते नहीं है जनरली, ठीक है ना। तो क्या, जब इस कंडीशन में बैठा है तो सबस्ट्रेट ने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आया और उसने एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बना दिया जो बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के साथ, मतलब इस पे बैठे बैठे ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसी ट्रांजिशन स्टेट के दौरान, मतलब ये पूरा फिनोमिना चल रहा है, तो अब सबस्ट्रेट इसी पे बैठा बैठा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग करके। और जैसी बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह मेकिंग हो गई तो ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग रिलीज हो जाते हैं। तो वही लिखा है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। इन्होंने डायरेक्ट इस स्टेप की बात कर दी, ये स्टेप पेट में खा गया। ये मैंने आपको बता दिया क्या हुआ। सबस्ट्रेट आया, बैठा, जब कॉम्प्लेक्स बना तो इसमें बैठे बैठे ये पहले कन्वर्ट हुआ ट्रांजिशन स्टेट में और फिर वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो एक कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एक बार में थोड़ी एक ही प्रोडक्ट बना निकल गया, पहले तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ एंजाइम और प्रोडक्ट का, फिर बाद में रिलीज करेगा ये प्रोडक्ट। तो वही लिखा है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पे से हटके प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये सारे काम एक्टिव साइट पर ही हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, the structure of substrate get transformed into the structure of product। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस एंजाइम की इस एक्टिव साइट पर बैठे बैठे, इस एंजाइम की इस एक्टिव साइट पर बैठे बैठे इस सबस्ट्रेट ने अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। इस सबस्ट्रेट ने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करके, मान लो अब ये चेंज करके इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो ये प्रोडक्ट बना लिया उसने, पहले अलग शेप थी, अभी ये, तो इस सबस्ट्रेट ने बैठे बैठे क्या, एक्टिव साइट पर बैठे बैठे अपनी शेप में चेंजेस कर करके प्रोडक्ट कन्वर्ट कर लिया और वो प्रोडक्ट बाद में रिलीज हो जाता है। और कहां पर ही बैठा हुआ अभी सबस्ट्रेट? एक्टिव साइट पर ही, वहीं पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। कैसे? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग से। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है। क्या इस कंसेप्ट में बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग वापस से बता रहा हूं शॉर्ट में फ्लो चार्ट के साथ। क्या, सबसे पहले सबस्ट्रेट आया, वो जोड़ा एंजाइम की एक्टिव साइट से, उसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब इसी दौरान सबस्ट्रेट बैठे बैठे कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में और ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेती है और प्रोडक्ट बनने के बाद एकदम से रिलीज नहीं होता है। इसमें लिख दिया एकदम से रिलीज हो गया, पर नहीं, अभी ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है। क्लियर है? पर ये काम बहुत जल्दी होता है तो पता नहीं लगता इसका फॉर्मेशन। हाँ या ना? तो भी लिखा है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसी एंजाइम के एक्टिव साइट पर बैठे बैठे अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, पहले कन्वर्ट होता है ट्रांजिशन स्टेट में और फिर फाइनली बना लेता है प्रोडक्ट। और जैसी प्रोडक्ट बना तो ये प्रोडक्ट इस एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज होके अलग हो जाता है। ये प्रोडक्ट इस एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज होके अलग हो जाता है। ये पूरा पाथवे है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे 3 स्टेट दिखेंगी, सबस्ट्रेट वाली, ट्रांजिशन स्टेट एंड देन फाइनली प्रोडक्ट। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर है कि सबस्ट्रेट में चेंजेस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। डायरेक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में बदलेगी और फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में बदलेगी। क्लियर है? और ऐसी एक नहीं कई सारी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं, बट हम जो सबसे ज्यादा स्टेबल या जो सबसे अलग होती है उसी को मेंशन करते हैं। क्लियर है? बाकियों में से भी सबसे ज्यादा स्टेबल वाली को मान के चलते हैं, जो हमें अप्रोप्रिएट लगती है वो वाली। क्लियर है? हाँ या ना? तो वो लिखा है, The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure। तो इस पाथवे में डेफिनेटली जब ये पाथवे चलेगा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का, तो इस पाथवे में एक बीच का ब्रिज होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको गुजर के तो जाना ही पड़ता है सबस्ट्रेट को, ये नहीं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको स्टेट के थ्रू, अगर ये नहीं होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसके थ्रू इस सबस्ट्रेट को जाना ही पड़ता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वही लिखा है। तो देयर कुड
बी मैनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं है केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी या इस जैसी केवल एक ही स्टेट मिलेगी वेरिएबल, तो वही लिखा है देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो केवल अकेला ये नहीं, इसके अलावा भी और भी ट्रांजिशन स्टेट मिल सकती हैं, बताई नहीं है, केवल मिल सकती है, पॉसिबिलिटी बताई है। किसके बीच में? एक स्टेबल सबस्ट्रेट और स्टेबल प्रोडक्ट के बीच में, क्योंकि यही तो अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे, हाँ है ना। इनके बीच में केवल एक ट्रांजिशन नहीं, ऐसी कई सारी ट्रांजिशन स्टेट मिल सकती है। बट एक मतलब अभी भी याद रखना, केवल हम एक को मेंशन करते हैं, बाकी सारी अनस्टेबल होती है इसलिए मेंशन नहीं करती। तो वही लिखा है implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural state are unstable। तो डेफिनेटली जब मैंने इस फ्लो चार्ट में केवल ट्रांजिशन स्टेट एक ही दिखाई है, और बनेंगी बिल्कुल बनेंगी, बट उनको हम मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कैसी होंगी? अनस्टेबल होंगी। कैसी होंगी? अनस्टेबल। तो जनरली हम सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट को दिखाते हैं, सारी नहीं दिखाते, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट्स की एनर्जी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी से ज्यादा होती है। इसकी भी कम होती है, इसकी भी कम होती है। अगर एक ट्रांजिशन स्टेट है चाहे 10 ट्रांजिशन स्टेट है, उन सब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबस्ट्रेट से भी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट से भी ज्यादा होगी डेफिनेटली। बट आपस में कुछ भी हो वो मुझे मतलब नहीं है, बट उनकी एनर्जी चाहे एक बने चाहे 10 ट्रांजिशन स्टेट बने, उन सब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लगभग सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से ज्यादा ही रहती है। क्लियर है? तो वही बोला है, बनेंगी, कोई मना नहीं है, और भी वेरिएबल और भी ऑल्टरनेट और भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल स्टेट्स मिलेंगी हमें, पर हम सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनस्टेबल होती हैं, इसीलिए बनाते नहीं है। क्लियर है? और स्टेबिलिटी इन द सेंस यहां पर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी को मेंशन किया जाता है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। तो यहां पर कोई भी ट्रांजिशन स्टेट हो, चाहे वो सबस्ट्रेट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी की स्टेट, और हम लोग जनरली यहां पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी चेक करी जाती है इस मॉलिक्यूल या इस स्ट्रक्चर की, चाहे वो सबस्ट्रेट हो, चाहे वो ट्रांजिशन स्टेट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, किसी की भी हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करके बताते हैं कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल। क्लियर है? तो वही लिखा है, हेंस when we look at this pictorially through a graph it looks like something as in figure 9.6। तो अगर हम इसका पूरा एक ग्राफिकल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ, ये सबस्ट्रेट है, यहां पर प्रोडक्ट है आपका, ठीक है ना। यहां पर कौन बैठा है बेटा? प्रोडक्ट बैठा है, और यहां पर कौन बैठा है आपका बेटा? सबस्ट्रेट। तो यहां पर वाई एक्सिस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मेंशन्ड है, एक्स एक्सिस पे आपकी रिएक्शन की प्रोग्रेस मेंशन्ड है, कि कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो वही है, तो क्या सबस्ट्रेट की एनर्जी यहां पर मेंशन है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर मेंशन। क्लियर है? अगर मैं लाइन भी बनाऊं तो ये आ गई प्रोडक्ट की एनर्जी, और यहां पर तो डायरेक्ट है ही है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, या ईपी लिख दूं प्रोडक्ट की एनर्जी, हाँ या ना, और यहां पे ES लिख दूं सबस्ट्रेट की एनर्जी। क्लियर है? मार्क कर लेना। क्लियर है? ये आ गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ गई बेटा? ट्रांजिशन स्टेट की। तो सबस्ट्रेट पहले कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट में बेटा उसकी एनर्जी बढ़ के इंक्रीज हो जाती है। तो सबस्ट्रेट से अनस्टेबल होता है, कोई भी बने, एक बने चाहे 10 बने ट्रांजिशन स्टेट, पर उन सबकी स्टेबिलिटी इन दोनों से गड़बड़ी होती है। तो सबस्ट्रेट पहले कन्वर्ट होता है ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है सबस्ट्रेट से। क्लियर है? और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। अभी ट्रांजिशन मैंने ये दिखाया, सबस्ट्रेट से बना ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से बनी प्रोडक्ट, ये प्रोसीजर फॉलो होता है। इससे इंक्रीज होगा इसकी एनर्जी, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट इससे भी अनस्टेबल होता है, इससे भी, क्योंकि इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है। अब एक बन रही है 10 बन रही है, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्लियर है? तो ट्रांजिशन स्टेट बना और फिर हाल एकदम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं, एक मैंने कर्व ये वाला दिखाया है, एक मैंने कर्व ये वाला दिखाया। असल में बेटा ये दो कर्व दिखाए हैं, एक कर्व दिखाया हमने विदाउट एंजाइम वाला, और एक कर्व दिखाया हमने एंजाइम के समेत वाला, ठीक है ना, विद एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम। अब ये कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये सब मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा डायग्राम देखो जरा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। बेसिक सी चीज अभी समझो, पिक्टोरियल डायग्राम है। पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे है, प्रोग्रेस रिएक्शन इस एक्सिस पे है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ये गई, प्रोडक्ट की एनर्जी ये गई, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये गई। क्लियर है? अब
सबकी वेरिएबल है और ज्यादा मुझे दिख रही है ट्रांजिशन स्टेट की, तो सबसे कम या अनस्टेबल कौन होगी? ट्रांजिशन स्टेट। किससे? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से। डेफिनेटली क्लियर है ना? तो ये बेसिक सा पिक्टोरियल डायग्राम है। अब एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्शन कैसी एनर्जी होगी वो सारी चीजें मेंशन करूंगा, ठीक है? तो अब 2-3 एनर्जी मैं आपको ये बता रहा हूं। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, या यहां से यहां तक मत बोलो, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, इधर से इधर तक की, ठीक है, मैंने यहां पर मेंशन करी थी ना ये वाली वैल्यू। अब थोड़ा सा डायग्राम मेरे पास ऐसा ही है तो लाइन ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे खुद से, ठीक है? तो इस एनर्जी को, तो ये जो गैप है इसको मैं बोल रहा हूं क्या बेटा? ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी, इसको बोल रहा हूं मैं एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है? हाँ या ना? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। क्लियर है? हाँ या ना? और यहां से यहां तक की एनर्जी को मैं मेंशन कर रहा हूं ई नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? ये 3 एनर्जी याद रखना आप, क्या? ES, EP एंड ई नॉट। ES एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ई नॉट एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं हम। क्लियर है? क्या कहते हैं बेटा? टोटल एनर्जी बोल दो, एवरेज एनर्जी बोल दो, XYZ। ठीक है? हाँ या ना? अब ये बेसिक सी 3 एनर्जी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? असल में बेटा सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। देख ले जरा, मुझे सबस्ट्रेट की एनर्जी ये रही, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पूरी टोटल ये गई। अब मुझे सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट पहुंचना है, मेरे को जीरो से नहीं पहुंचना, मुझे सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? क्योंकि सबस्ट्रेट के पास पहले से खुद की एनर्जी भी तो है ना, तो उससे ज्यादा मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे मैं ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाऊं? उसी एनर्जी को हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। तो ये ES वाली एनर्जी है और ये E नॉट वाली एनर्जी है। अब मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो मैं E नॉट माइनस ES कर दूं तो मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ये रही एक्टिवेशन एनर्जी। क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। इसी एक्टिवेशन एनर्जी का खेल है पूरा, इसी एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा खेल है भैया। इसी पे डिपेंड करता है, इसी को ही गड़बड़ी करता है एंजाइम, इसी में ही चेंजेस लाता है एंजाइम EA में। ठीक है ना? तो यहां तक ये बात क्लियर रखना, ठीक है? अब एक एनर्जी और देखना भैया, ये तो आ गई आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ। क्या? सबस्ट्रेट जब ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसे कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट बनने में, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? ट्रांजिशन स्टेट की टोटल एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की टोटल एनर्जी, पता लग जाएगी कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी सबस्ट्रेट को क्या ट्रांजिशन स्टेट में बनने में। और यहां पर एक बार पहुंच गया सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाता है। यहां तक एक बार पहुंच गया सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं आती। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई या किसकी? ट्रांजिशन स्टेट की या एक्टिवेशन एनर्जी की। अब रिएक्शन की एनर्जी दिखा रहा हूं, ये आ गई एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। क्या आ गई? एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। ये आ गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? अब जो रिएक्शन की एनर्जी उसको हम लिखते हैं डेल्टा एच, उसका फॉर्मूला होता है हमेशा EP माइनस ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। क्या? EP माइनस ES, सॉरी, EP माइनस ES, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहां पे वैल्यू देख, EP की वैल्यू छोटी है, ES की वैल्यू बड़ी है, तो ये डेल्टा एच कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। और नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन की एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ये ग्राफ। तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी घटा देना, तो जैसी भी वैल्यू आ रही हो पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा। नेगेटिव आएगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव आएगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बन रहा है। क्लियर है? तो रिएक्शन की एनर्जी क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्लियर है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्लियर है और थ्रेशोल्ड एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्लियर होनी चाहिए। तो ये ग्राफ इन चीजों को डिपिक्ट करता है जब हम एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट का ग्राफ क्रिएट करते हैं तब। क्लियर है? और जो स्टेबिलिटी है वो इस पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? प्रोडक्ट। क्लियर है? चले आगे। तो वही लिखा हुआ है, इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। क्या? तो इस ग्राफ में जो y एक्सिस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट बता दिया मैंने। जो x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। क्या? इस प्रोग्रेशन को बता रहा है। सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट।
तो ये क्या रिएक्शन की प्रोग्रेस ही तो है कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, या किस स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। तो वही लिखा है द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो प्रोग्रेस बता रहा है उस रिएक्शन में जिसमें स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या स्टेट में चेंज दिख रहा है, किसके थ्रू होते हुए पास हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के। क्लियर है? तो वही लिखा है यू विल नोटिस टू थिंग्स। इस ग्राफ को देख के हमें दो चीजें पता लगी। पहला क्या, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। पहला डेल्टा एच, ये बताया, ये ईएस था, हाँ या ना, ये कौन था, ईएस था और ये ईपी था। बताया था कि नहीं बताया था, हाँ या ना। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या बताता है, रिएक्शन की एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है, हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप बोलो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज क्या पता लगती है, एनर्जी लेवल, किसके बीच, इनके एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, तो उसी का कहते हैं हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब यहां पर इस केस में क्या आई आपकी डेल्टा एच, अभी बताया मैंने, डेल्टा एच बराबर फॉर्मूला ईपी माइनस ईएस। क्लियर है? अब आपको पता है ईपी की वैल्यू ग्राफ में छोटी है ईएस से, तो मतलब डेल्टा एच कैसा निकल के आ रहा है आपका, नेगेटिव, जिसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो वही लिखा है इफ P is at lower level than S, the reaction is an exothermic reaction। आ गया? तो रीजन ये रहा कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है सबस्ट्रेट की एनर्जी से, तो डेफिनेटली हीट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, नेगेटिव, जिसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। क्लियर है? जरूरी नहीं है, एंडोथर्मिक भी ले सकते हो, पर आपको एग्जांपल में एक्सोथर्मिक दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं कि एंडोथर्मिक नहीं हो सकती, होती है, उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसमें प्रोडक्ट ऊपर वाले लेवल पे होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट से नीचे लेवल पर होगा। क्लियर है? तो वही लिखा है वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक है, इनमें हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें जरूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंडोथर्मिक पड़ती है, पता है हुआ। क्लियर है? तो वही लिखा है however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state of transition state। तो चाहे ये रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक बने चाहे एंडोथर्मिक बने, तो सबस्ट्रेट को बेटा ट्रांजिशन स्टेट से जाना ही पड़ता है। जैसे ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनना है, अगर मैं एंडोथर्मिक का भी ग्राफ बनाऊं, इसका बेटा एंडोथर्मिक का भी ग्राफ बनाऊं, मान लो एक ऐसी सैंपल के तौर पे बना दे रहा हूं, एंडोथर्मिक का भी ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो उसमें भी मुझे ट्रांजिशन स्टेट से तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ बन गया। क्लियर है? ये कौन है, सबस्ट्रेट, ये कौन है, प्रोडक्ट, ये कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? ये एनर्जी ईएस, ये एनर्जी ईपी। क्लियर है? हाँ या ना? और ये एनर्जी ई नॉट, क्लियर है ना कि नहीं, हाँ या ना? ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व और ये रिएक्शन प्रोग्रेस का कर्व। ठीक है ना? तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ईपी ज्यादा हो गया ईएस से, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है यहाँ पर, एक्सो, ईएस ज्यादा है, मतलब ईपी कम है ईएस से। तो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट जो है उसे एक अपनी हायर एनर्जी लेवल से तो पास होना ही पड़ता है, और उस हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या सबस्ट्रेट को अपने से या प्रोडक्ट से भी हायर एनर्जी स्टेट से पास होके ही वो प्रोडक्ट, मतलब इन शॉर्ट सबस्ट्रेट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव नहीं करेगा, चाहे आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। तभी तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेक करेंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वाली एक्स्ट्रा एनर्जी, इसी को तो आप एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हो। सबस्ट्रेट को जो सबस्ट्रेट में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही बनेगा, अगर नहीं बना तो वो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो वही बोल रहा है क्या, however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state or transition state। सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट से जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं गया तो वो रिएक्शन मानी नहीं जाएगी। तो वही लिखा है, और इसी वजह से
सबस्ट्रेट को एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, क्लियर है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही लिखा है द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी बताया E0 माइनस ES, इसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, क्लियर है। तो ये एवरेज एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की, ये एवरेज एनर्जी प्रोडक्ट वो सबस्ट्रेट की, तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वही तो एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई जो हमें ES को देनी पड़ेगी। अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं E0 बनाने के लिए ES प्लस EA, यही तो लिखूंगा मैं। तो ये क्या है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम सबस्ट्रेट की एवरेज एनर्जी में ऐड करेंगे जिससे वो एक ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट हो जाए। ये कौन है, ट्रांजिशन स्टेट, ये कौन है, सबस्ट्रेट, क्लियर है। तो इस सबस्ट्रेट में हमें इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी जिससे ये सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर इसमें नहीं बना तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको, क्लियर है, हाँ या ना। और एंजाइम जो है वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है, तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम का काम दिखा रहा हूं, तो ये तो हो गई बात बिना एंजाइम के आने की। तो एंजाइम ने देख इसी सेम ग्राफ को इसका पाथ बदल के ये कर दिया, देख प्रोडक्ट वही है, सबस्ट्रेट वही है, बस फर्क किसका आ गया, ट्रांजिशन स्टेट का। जो ट्रांजिशन स्टेट पहले यहां पर ऑब्टेन हो रही थी, जो एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के थी, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी खत्म हो जाएगी। एंजाइम आने की वजह से जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का पाथ था, पहले ये था पाथ, अब एंजाइम ने उसका पाथ बदल के ये चेंज कर दिया, अब ट्रांजिशन स्टेट यहां पर आ गई है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये हो गई है, ना कि ये। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर देता है एंजाइम, जिस वजह से रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाती है। तो एंजाइम का काम केवल एक ही है, वो रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे घटा देता है। तो एंजाइम सीधा सीधा फर्क सबस्ट्रेट प्रोडक्ट पे नहीं डालता, वो अपना डायरेक्ट इफेक्ट डालता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। वो कुछ नहीं कलेश करेगा, वो रूट बदल देगा। पहले हम लोग यहां से जा रहे थे, पाथवे था जो हमारा प्रोडक्ट बनने का, अब वो पाथ थोड़ा सा बदल के ये हो गया है, क्लियर है, हाँ या ना। तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आए हैं, किसमें चेंजेस आए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस लाया है। और क्या चेंजेस लाया, लोअर कर दी एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कर दी एंजाइम ने, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिस वजह से रिएक्शन तेज हो गई। और थोड़ी बहुत तेज नहीं हुई, बहुत ज्यादा उसकी रेट में फर्क आ जाता है। तो वही लिखा है लास्ट में। तो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम केवल एक ही काम करता है, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी जो एनर्जी बैरियर है इसे नीचे ले आता है। तो वही लिखा है एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस वो थोड़ा आसान कर देता है, जिस वजह से टाइम कम लगता है, रेट बढ़ जाती है रिएक्शन की। तो एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे सपोज करो ये है हमारा स्कूल, पूरा लिख लेना। अब स्कूल से घर तक का रास्ता इस तरीके से है, ये है आपका होम, क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां से आप जा रहे हो रोज स्कूल, इधर से जा रहे हैं, फिर 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 इधर से जा रहे हैं, क्लियर है, हाँ या ना। अब एक रास्ता ये भी आपके पास, अगर हम डायरेक्ट यहां से यहां चले जाएं, अगर हम डायरेक्ट यहां से यहां चले जाएं, क्लियर है। तो भाई हमें इस पाथ को बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम की। किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम। अब अकल लगाओ थोड़ी सी, अगर आप इस रूट को फॉलो करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, या इस रूट को फॉलो करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मेरे ख्याल से जब हम इस रूट से जाएंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये वो रूट है, रिएक्शन क्या हो रही है, हम घर से स्कूल जा रहे हैं, तो ये वो रूट है जिसमें एंजाइम नहीं इन्वॉल्व है, और ये वो रूट है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है। तो एंजाइम का काम एक ही होता है, वो उस रिएक्शन का पाथ बदल देती है, वो उस रिएक्शन का पाथ बदल के आसान बना देती है। तो एंजाइम क्या करेगा, जाएगा, अब एक रोड बना देगा इधर से, और अब आप सीधा घर से डायरेक्ट स्कूल जा सकते हो इस पाथ से। तो क्यों जाओगे इस पाथ से, इतना लंबा पाथ है जो, क्लियर है। तो एंजाइम का काम मेन क्या है, पाथ बदलना, उस रिएक्शन के पाथ को वो छोटा कर देता है। कैसे, एनर्जी बैरियर को कम करके, जैसे कि यहां पर बनना है। तो एंजाइम ने जो एनर्जी बैरियर पहले इतना था सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट पहुंचने तक का,
उस एनर्जी बैरियर को घटा के इतना कर दिया है, तो अब सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट पे आसानी से पहुंच जाएगा और जितनी जल्दी बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा प्रोडक्ट अमाउंट मिलेगा। तो इस वजह से एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है भैया एंजाइम का कि क्यों वो किसी केमिकल कन्वर्जन की रेट को इंक्रीज करा देता है, क्योंकि वो उस रिएक्शन का पाथ चेंज करा देता है। जो लंबा पाथ था ना, अब उसे बस इसने इतना छोटा सा पाथ कन्वर्ट कर दिया। और कैसे? एनर्जी बैरियर को कम करके। कैसे? एनर्जी बैरियर को कम, एनर्जी बैरियर और कुछ नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ही है, दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है भाई किसका? हाउ एंजाइम इंक्रीज या हाउ एंजाइम प्रोड्यूस किसी केमिकल कन्वर्जन की हाई रेट, मतलब कोई केमिकल कन्वर्जन में हमें क्यों हाई रेट मिल जाती है एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो एनर्जी बैरियर को कम करके उस रिएक्शन को एक ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा पाथवे प्रोवाइड करा देता है, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये भैया कंसेप्ट है कि एंजाइम कैसे किसी केमिकल कन्वर्जन की रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा देता है, दैट्स इट। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना बच्चों? तो ये बात हो गई भैया, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल कन्वर्जन। उम्मीद करूंगा ये ग्राफ क्लियर होगा, हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह क्लियर होगी, ठीक है ना? ठीक है यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। बेटा किस तरीके से एंजाइम रिएक्ट करता है या किस तरीके से वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है? तो एंजाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, तो किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना? तो वही लिखा है क्या? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, क्या क्या? ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। तो मान लो एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है ना? इसमें एक ना एक, कम से कम मिनिमम तो 1 है, पर असल में बहुत सारी होती है, तो एक ना एक तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी जहां पर आगे सबस्ट्रेट बैठेगा। केवल कौन बैठेगा? इसके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है बेटा, ठीक है ना, जो सबस्ट्रेट की शेप में फिट हो जाती है। लॉक एंड की वाला हिसाब होता है, लॉक एंड की, ये लॉक का काम करता है और सबस्ट्रेट्स की होती है, ठीक है ना? बिल्कुल उसी तरीके से फिट हो जाता है। तो वही लिखा है क्या? हर एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है उसके मॉलिक्यूल में, क्लियर है? सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। क्या? इस वजह से जब सबस्ट्रेट आता है इस साइट पे बाइंड होता है, मान लो यहां पर आके बैठ गया सबस्ट्रेट, मान लो एक सबस्ट्रेट ये है, हाँ या ना? थोड़ा कलर अलग कर देता हूं मैं सबस्ट्रेट के, जिससे समझ में आ जाएगा, थोड़ा कलर अलग कर दूंगा जिससे समझ में आ जाएगा। मान लो ये बना दिया मैंने सबस्ट्रेट की साइड, ठीक है? अब सबस्ट्रेट को दिखा दे रहा हूं मैं ग्रीन कलर से, तो ये आया सबस्ट्रेट इस साइड में फिक्स हो गया। मान लो ये कौन है? सबस्ट्रेट है, और ये कौन है? एंजाइम है। तो ये मिलके क्या बन गए? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? और ये कैसा है? हाईली रिएक्टिव। ये कैसे बना? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से बना। कैसे बना? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से बना। तो असल में एंजाइम आया, सबस्ट्रेट आया, दोनों बाइंड हुए एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड से, और उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाईली रिएक्टिव है, क्लियर है? और बहुत थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिएंट फिनोमेना है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही रह पाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो वही लिखा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम। तो इसने डायरेक्ट क्या बोला है कि ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट में, पर ऐसा नहीं होता। असल में पहले ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता, बट अल्टीमेटली रिजल्ट वही निकल के आएगा, अल्टीमेटली अलग तो वही होंगे, ठीक है ना? तो असल में ये डायरेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट नहीं होता एंजाइम और प्रोडक्ट में। यहां पर लाइन में लिख दिया, बट एंड में जाके इन्होंने मेंशन कर दिया, तो वो सुन ले जरा, पूरी लाइन पढ़ियो। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, कौन सी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जिसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो भले ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग, क्लियर है? बट वो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट आता है। क्या?
इंटरमीडिएट। कौन होता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। कौन होता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रोसीजर है, ये काम करने का तरीका है एंजाइम का। क्या? पहले एंजाइम आया जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, जिस पर सबस्ट्रेट आके बैठ गया, उन्होंने मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया जो बहुत रिएक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड है। और जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो एंजाइम अनचेंज्ड वाला अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। पर ये जो रिएक्शन है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसे हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यही पूरा फिनोमेना लिखा हुआ है इसने। क्लियर है? तो वही नीचे मेंशन किया है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। पर इसमें थोड़ा अच्छा सा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। एंजाइम आया सबस्ट्रेट के पास, मिलके बना लिया इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में, बट इनके बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा, एंजाइम प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, एंड फाइनली एंजाइम जो इनिशियल था अनचेंज्ड वो वापस आ गया और प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो अल्टीमेटली सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, बट एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही हमें बाद में भी मिल गया। क्लियर है? और यहां पर इस पूरे प्रोसेस में इसकी फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बना तो ये सारे काम नहीं होंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर दी कैटालाइसिस। ये कैटालाइसिस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं बना तो आगे का काम कुछ चलेगा ही नहीं। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसी प्रोसेस को हमने स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो कैटालिटिक साइकिल या कैटालाइसिस रिएक्शन को पूरा 4 स्टेप में इन्होंने बताया हुआ है। वैसे मैंने अभी भी बता दिया, सेम वही चारों स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है? अब वही कैटालिटिक साइकिल है किसी एंजाइम एक्शन की। ठीक है? और उसको हम लोग 4 स्टेप में डिस्क्राइब करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होंगे? ऐड होंगे। तो क्या करेगा? सबस्ट्रेट आके इस एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके अंदर आके। कहां पर? इसकी एक्टिव साइट पर। क्लियर है? और इस तरीके से इसकी एक्टिव साइट में पूरा अच्छे से फिट हो जाए। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। क्या? जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ गया, आके कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो एंजाइम एकदम से स्टार्ट कर देता है क्या? इस सबस्ट्रेट की शेप को बदलने में। तो वही लिखा है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम। एंजाइम को जगा देती है, भाई उठ जा, तू काम करना शुरू कर दे। तो उसे इंड्यूस करती है क्या? कि मैं आ गया हूं, मेरे में या मेरे स्ट्रक्चर में चेंजेस क्रिएट करना शुरू कर दो जिससे मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं। तो वही लिखा है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से आके बाइंड हो जाता है तो वो एंजाइम को इंड्यूस कर देता है शेप को बदलने के लिए, एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। क्लियर है? जिससे ये सबस्ट्रेट उसमें अच्छे से फिट हो जाए। तो मान लो अगर मेरे पास एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट ऐसी है मान लो, और एंजाइम आया, इसके ऊपर सबस्ट्रेट आया, उसका थोड़ा सा इंक्रीज है। तो सबस्ट्रेट जैसे ही आएगा इस एक्टिव साइट पे, इस एक्टिव साइट को कहेगा थोड़ा सा लूज हो जाओ, जिससे सबस्ट्रेट इसमें आके फिट हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में थोड़े से वेरिएशन, ऑल्टरेशन, अपनी शेप में चेंजेस शो कर लेता है, जिससे सबस्ट्रेट इजीली और बहुत मजबूती से फिट हो जाए। तो वही है सेकंड स्टेप। क्या? द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अपनी शेप में वेरिएशन या चेंजेस ले आएगा, जिससे सबस्ट्रेट बिल्कुल पुख्ता तरीके से फिट हो जाए, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड दी सबस्ट्रेट। तो जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट आगे जुड़े इससे, जब सबस्ट्रेट आगे जुड़े इससे बिल्कुल टाइट कॉम्बिनेशन क्रिएट कर ले, बिल्कुल टाइटली ज्वाइन हो जाए। ठीक है ना? जिससे बिल्कुल लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइटली पकड़ के रख लेगा, जकड़ के रख लेगा इसको, सबस्ट्रेट। तो दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सुनना जरा क्या है? द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। और जैसे ही ये कंडीशन आ गई, ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। क्लियर है? जैसे ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करना शुरू कर देगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब ये सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, और बैठा हुआ है ना अभी एंजाइम के ऊपर, छोड़ के तो नहीं गया। तो प्रोडक्ट है, एंजाइम है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में ये एंजाइम वापस से अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, और वापस से इसकी एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी। तो वही लिखा है फोर्थ स्टेप, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। तो फोर्थ स्टेप में जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, थर्ड स्टेप में,
तो वो क्या करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो वही लिखा है, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना था, कौन सा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना दे रहा हूं मैं वापस। मान लो ये कौन सा प्रोडक्ट है, एंजाइम है, यहां पर आ गया। अब प्रोडक्ट में कलर बदल दे रहा हूं, प्रोडक्ट बन गया। ये जरूरी थोड़ी सेम शेप का ही बने। मान लो मैंने बना दिया है, पर कलर बदल दिया, चेंजेस आ गए उसमें, मैंने कलर बदल दिया प्रोडक्ट का, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है बन गया, और ये कौन सा, ईपी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करेगा, एंजाइम वापस से इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, या वापस से क्या, एंजाइम के अंदर जो यहाँ पर बैठे बैठे प्रोडक्ट बना है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट को वो रिलीज, और एंजाइम की एक्टिव साइड वापस से फ्री हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिव साइड वापस से फ्री हो जाएगी, और ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, ये आ गया आपका कौन, प्रोडक्ट। मान लो ऐसा है, ये प्रोडक्ट आ गया, हो गया, ये एक्टिव साइड वापस से फ्री हो गई, ये वापस से सबस्ट्रेट को बाइंड करने में यूज हो जाएगी। तो वही कंडीशन कह रहा है यहाँ पर, क्लियर है, हाँ या ना, बेसिक चीज। तो जो एंजाइम था उसने प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, अपनी एक्टिव साइड को वापस से फ्री कर लिया, जिससे वो और सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड कर सकेगा, जिससे वापस से पूरी कैटालिटिक साइकिल शुरू हो जाएगी। तो वही 4 स्टेप आए, क्या, पहले आया एंजाइम और सबस्ट्रेट, वही 4 स्टेप है, देख ले जरा, वही गिने चुने 4 स्टेप है। एंजाइम आया, सबस्ट्रेट आया, ज्वाइन हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, वो कन्वर्ट हुआ एंजाइम प्रोडक्ट में, और फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। अब ये एंजाइम वापस से फ्री हो गया, यहाँ पे चला गया, ये एंजाइम वापस से फ्री हो गया, वापस से इस रिएक्शन में चला गया। क्लियर है, ये कंसेप्ट है, ये बेसिक सा साइकिल है कैटालिटिक पूरे एक्शन की। क्लियर है, एंजाइम के कैटालिटिक एक्शन की, दैट्स इट। तो ये तरीका है या एक नेचर है एंजाइम का एक्शन करने का, दैट्स इट। क्लियर है, इस तरीके से इन्वॉल्व रहता है एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो एंजाइम कैसे रेट को बढ़ाता है वो भी क्लियर कर दिया। अब कैसे किसी कैटालिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। असल में क्या किया होगा एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी आई होगी बैठे बैठे एंजाइम सबस्ट्रेट में, जब कॉम्प्लेक्स था उस सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ, और ट्रांजिशन स्टेट में वो कन्वर्ट हुई होगी प्रोडक्ट में। तो वही फिनोमेना चला, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, दैट्स इट। ठीक है ना। तो भाई यहां तक दोनों टॉपिक क्लियर करा दिए। ये बात हो गई आपके एंजाइम के कैसे रेट को बढ़ाता है और कैसे इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, ठीक है ना। तो इस सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लेंथी सेशन नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज के सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं एक नए टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट, एक्टिविटी तो समझ में आ गया ना, किस तरीके से काम कर रहे हैं एंजाइम, सबस्ट्रेट को बाइंड करा, कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी एक्टिविटी पर कैसे फर्क करते हैं और या कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं अपना, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट पढ़ाएंगे अगले सेशन में, हाउ फैक्टर्स या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने के तरीके पे इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है। तो वही कैटालिटिक इफेक्ट, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी ही तो है, तो कैटालाइज ही तो कर रहा है, रिएक्शन को जल्दी करा रहा है, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालेंगे, वो सारी चीजें हम लोग अपने अगले सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।